प्राइवेटाइजेशन जैसा करते थे पहला। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग ट्राई वाज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, नया फ्लैग आ गया था। सेकंड, स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन, होता है ना, सबको वोट राइट था, एक्टिव सिटीजन वोट करते थे, स्टेट जनरल बनता था और रीनेम कर दिया गया था उसको नेशनल असेंबली। थर्ड, शिक्षा के साथ पढ़ ले सीनियर्स को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि हम रहें 10th के साथ भी और 10th के बाद भी। क्या हाल चाल पढ़ ले गैंग, आ चुके हैं नेशनलिज्म इन यूरोप पे। हम कर रहे हैं टोटल 101 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस और आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्या कर रहे हैं? कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस जो इस साल भर भर के आने वाले हैं। बट इससे पहले थोड़े कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने के बाद कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस बिल्कुल हलवा हो जाते हैं, हलवा। तो आओ चलो पहले कुछ एक दो बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर ये इतने सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हमें स्वाहा करने हैं। अब पहला कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहता है? राइट द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। देखो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या होता है, मतलब बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। क्या पूछा हुआ है? सिविल कोड ऑफ 1804 के बारे में। सिविल कोड ऑफ 1804 यानी कि कौन सा कोड? नेपोलियनिक कोड। कौन सा कोड? जो नेपोलियन ने कुछ कोड्स बनाए थे, नेपोलियनिक कोड, कुछ नियम बनाए थे, रूल्स बनाए थे, तो वही सारे। तो अब इसमें मेरिट्स क्या थे? फायदे और डीमेरिट्स, नुकसान। तो मेरिट इनकी अच्छी बात क्या क्या थी? तो इट एलिमिनेटेड ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जिनको भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेज मिलती थी ना, कि राजा का बेटा ही राजा, ये सारी चीज़ हटा दी, एलिमिनेट कर दी। इट इस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी बिफोर लॉ, कि लॉ के पहले सब इक्वल हैं, चाहे फिर वो राजा का बेटा हो या फिर वो किसी गरीब का बेटा हो, सारे इक्वल रहेंगे। यानी सलमान खान और विवेक ओबेरॉय दोनों बराबर लॉ के सामने। फिर तीसरा, इट सिक्योर्ड द प्रॉपर्टी राइट, मतलब राइट टू प्रॉपर्टी, कि कोई भी प्रॉपर्टी ले सकता है। एंड इट अबॉलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल सिस्टम हटा दिया। अगला पांचवा, एक और मेरिट है कि इट इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। सबको पता है कि जब नेपोलियन भाई साहब आए तो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह इंप्रूव किया था। अब डीमेरिट्स क्या थे इनके, मतलब नुकसान क्या क्या था? देखो ये सारे इतने याद जरूर कर लेना। इट डिड इंक्रीज टैक्सेशन, टैक्सेशन बढ़ा दिया, बहुत सारा टैक्स लगा दिया। इट डिड इम्पोज सेंसरशिप, सेंसरशिप लगा दिया, यानी जो वो चाहेगा वही प्रेस में छपेगा, वही लोग बोलेंगे, मतलब लोगों की आज़ादी एक तरीके से छीन ली गई। इट डिड फोर्स कंस्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ यूरोप। अगर इसको हम लोग एक वर्ड में बोलें तो इसको क्या बोलते हैं? इस चीज़ को बोला जाता है फोर्स्ड रिक्रूटमेंट। ठीक है, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट क्या मतलब होता है इसका? अरे यार, फोर्स रिक्रूटमेंट का मतलब सिंपल सा होता है कि जब भी फोर्सफुली, फोर्स कंस्क्रिप्शन, फोर्स रिक्रूटमेंट, मतलब फोर्सफुली किसी को फ्रेंच आर्मीज में जिसको मन उसको भर लेता था, ताकि एक बहुत बड़ी आर्मी बन जाए और रेस्ट ऑफ यूरोप को वो कॉन्कर कर सके, जीत सके। अगला, इट डिड नॉट ग्रांट यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज मतलब यार देखो, सफरेज ना तुम्हारी लाइफ वाला सफरेज नहीं है जो तुम सफर कर रहे हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये सफरेज है राइट टू वोट का, कि सबको राइट टू वोट नहीं मिला था, सिर्फ एक्टिव मैन को मिला था। इट रिड्यूस्ड वुमेन टू द स्टेटस ऑफ माइनर। वुमेन की कोई वैल्यू नहीं थी। जैसे ही नेपोलियन आया, उसके स्टेटस क्या था? वुमेन का माइनर, कोई वैल्यू नहीं थी, ना ही वो वोट कर सकती थी। तो ये सारे थे पॉइंट्स। अगर 3 मार्क्स लिखने, अगर 3 मार्क्स का आए तो 3 इसके मेरिट्स, 3 डीमेरिट्स लिख देना। अगर 5 मार्क्स का आए तो 5 मेरिट्स और 5 डीमेरिट्स लिख देना। अब एक और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखो कि हाउ डिड द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जो 1832 में हुई थी, कैसे इस कॉन्स्टेंटिनोपल की ट्रीटी ने रिकॉग्नाइज किया ग्रीस को एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। क्या बोल रहे हो भैया? अरे यार, ग्रीस ना इंडिपेंडेंट कब हुआ था, बस याद रखो, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुई थी 1832 में। तो अब यही लिखने हैं सिंपल से 2 पॉइंट्स। पहला, पोएट्स एंड आर्टिस्ट लॉर्डेड ग्रीस एज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन। अगर 1 मार्कर में एमसीक्यू में आए, व्हाट वाज द क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन? तो ग्रीस। ठीक है। एंड mobilized in Greece to get support from other Greeks living in exile and from West Europeans who had sympathies for ancient Greek culture। यानी पोएट्स और आर्टिस्ट ने काफ़ी प्रचार किया कि ग्रीस का सपोर्ट करो इस लड़ाई में, जो भी आसपास के लोग हो। सेकेंड, द इंग्लिश पोएट ऑर्गेनाइज फंड्स एंड फाइनली द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ठीक है, इंग्लिश पोएट कौन थे? कमेंट करके जल्दी बताओ मुझे नाम। चलो अगला एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है ये, हाउ वॉज द आयरलैंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन। मतलब यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन था जो 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 जिसके अंदर आयरलैंड कैसे आया था, ये बताना है। कैसे आया था जल्दी बताओ। पहला पॉइंट, इट वॉज अ कंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। जो आयरलैंड था ना, वो बहुत डिवाइडेड था 2 कैटेगरी में, कैथोलिक्स में और प्रोटेस्टेंट में, यानी बहुत लड़ते थे दोनों कैटेगरीज।
द इंग्लिश हेल्प द प्रोटेस्टेंट ऑफ द आयरलैंड टू स्टैब्लिश दियर डोमिनेंस ओवर अ लार्जली कैथलिक कंट्री। पॉपुलेशन में तो कैथलिक ज़्यादा थे, ठीक है, कैथलिक लोग, मगर इंग्लिश वालों ने किसका हेल्प किया? प्रोटेस्टेंट्स का। उनकी फाइट में प्रोटेस्टेंट्स का हेल्प किया ताकि एक डोमिनेंस स्टैब्लिश कर सकें। थर्ड, कैथलिक रिवॉल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस्ड। यानी ब्रिटिशर्स जो कुछ करते भी थे, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो कुछ ये लोग करते भी थे कैथलिक लोग, इनकी रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया जाता था क्योंकि ब्रिटिशर्स पावर में थे। और अगला, आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वुल्फ टोन। आयरलैंड में एक ही इंसान ने लड़ाई लड़ी थी जिनका नाम था वुल्फ टोन, याद रखना। इन्होंने, वुल्फ टोन ने और उनके यूनाइटेड इरिशमैन ने 1798 में ट्राई भी किया था एक रिवॉल्ट, बट वो हार गए। तो फाइनली आयरलैंड वॉज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801। यानी 1801 में फोर्सफुली यूनाइटेड किंगडम में इनकॉर्पोरेट किया गया किसको? आयरलैंड को। कब? 1801, याद रखना। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनो। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन द अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप वर क्लोजली अलाइड टू द आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। क्या मतलब? देखो, जो नेशनल यूनिटी की जब बात होती थी कि हम एक नेशन है, हम यूनाइटेड रहेंगे, तो इस आइडिया के साथ एक और आइडिया बड़ा पॉपुलर था, क्लोजली अलाइड था, यानी बहुत इक्वल तरीके से देखा जाता था, वो था आइडिया ऑफ लिबरलिज्म। लिबरलिज्म मतलब आज़ादी, ठीक है। सपोर्ट द स्टेटमेंट विथ आर्ग्यूमेंट्स। अब बताओ, तो द गिवन स्टेटमेंट इज जस्टिफाइड एज फॉलो। सोशल साइंस में हम सबको पता है, पॉइंट्स में लिखना है, ये देखो 5 पॉइंट्स। लिबरलिज्म समझाना है पूरा का पूरा, तो सबको पता है कि लिबर जो टर्म होता है उसका मतलब होता है फ्री। तो द टर्म डिराइव फ्रॉम लिबर विच मीन्स फ्री, दैट स्टूड फॉर फ्रीडम फॉर ऑल एंड इक्वालिटी फॉर ऑल बिफोर द लॉ। मतलब जिसका मतलब, लिबर का मतलब ये था कि सारे लोग इक्वल हैं लॉ के सामने, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर, चाहे सलमान खान चाहे विवेक ओबरॉय। 2, पॉलिटिकली इट मेंट अ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। मतलब पॉलिटिकली इसका मतलब क्या था कि कैसी गवर्नमेंट बने जो कंसेंट से बने, यानी जो वोट करके बने, अपने से ही कोई राजा किसी दिन अचानक से ना बन जाए। और तीसरा, स्ट्रगल्स फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स प्रोवाइडेड यूनिवर्सल सफरेज मीनिंग द राइट टू वोट फॉर ऑल। क्या मतलब कि जो स्ट्रगल्स थी ना इक्वल पॉलिटिकल राइट्स के लिए, इसने क्या प्रोवाइड किया था? यूनिवर्सल सफरेज, यानी सब लोग वोट कर सकते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन जिनके पास लैंड है, सब लोग, चाहे लैंड हो ना हो, अमीर गरीब, सब लोग यूनिवर्सल सफरेज यानी सब लोग वोट करें। 4, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टूड फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। अरे यार, ये तो बड़ी सिंपल सी लाइन है ना। फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हो रहा था? फॉर द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, कि राजा महाराजा वाला सिस्टम हटे, क्लरिकल प्रिविलेजेस जिसको जिसको मिल रहा है, राजा महाराजा को जो प्रिविलेज मिलती है वो हटे, और कॉन्स्टिट्यूशन आए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट आए जो पार्लियामेंट के थ्रू वर्क करे। और 5वां, इकोनॉमिकली इसका मतलब क्या है? ये लिबरलिज्म का मतलब इकोनॉमिकली क्या है? इकोनॉमिकली इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द एबॉलिशन ऑफ स्टेट रिस्ट्रिक्शन। मतलब कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को वायलेट ना कर सके, फ्रीडम हो मार्केट्स में, लोग इधर से उधर ट्रैवल करें, कम्युनिकेशन अच्छा रहे, और एबॉलिशन हो किसका? स्टेट रिस्ट्रिक्शन का। ठीक है, ये सारे 5 पॉइंट्स हैं जिसको लिबरलिज्म पूरा अच्छे तरीके से जस्टिफाई करता है कि लिबरलिज्म का मतलब ये 5 पॉइंट्स थे उस टाइम पे यूरोप के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस पे। तो देखते हैं अपना पहला कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन जो कि 24 हम कर रहे हैं, टोटल 101 वीडियो बाय वीडियो चल रहे हैं और हमने पूरा सिविक्स खत्म कर दिया है, अब हिस्ट्री शुरू है। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट बेस्ट सिग्निफाइज दिस इमेज। याद है ये इमेज तुम्हारी एनसीईआरटी में थी, ये इमेज थी। इसमें सबसे बड़ी चीज़ हमें क्या ध्यान रखनी थी कि ये जो गैलरी है ऊपर, ये जो गैलरी है ऊपर, इसमें वुमेन थी, यानी वुमेन को ऊपर खड़ा किया कर रहा था एज अ विजिटर। इनकी कोई वैल्यू नहीं थी किंग के सामने। और जितने लोग आए थे यहाँ पे कितने लोग आए थे? कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं? कुछ कुछ चीज़ें याद आ रही हैं? जल्दी बताओ कितने लोग आए थे? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे, जा करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची का ऑफर दे रहे थे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का ऑफर दिया था किंग को, बट किंग ने ऑफर रिजेक्ट कर दिया था, ये भी हमें याद है। अब और देख लेते हैं, ये तो हमें चीज़ें याद आ जाती हैं, जैसे उसकी फ़ोटो देखो तो कुछ चीज़ें याद आ जाती हैं। तो बिल्कुल ये फ़ोटो देखकर भी कुछ चीज़ें याद आ गई। बट इसने पूछा क्या है, नीचे देखो ये कि इसका नाम क्या है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया है, इंडिया तो है ही नहीं बिल्कुल, यूरोप का चैप्टर पढ़ रहे हैं। द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन चर्च ऑफ सेंट पॉल या द हॉल ऑफ मिरर्स इन वर्सेलेस। बताओ, सबको पता है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। ठीक है, ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है जहां 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गए थे, बोल रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने को, बट रिजेक्ट कर दिया था किंग ने ये ऑफर। ठीक है,
और कहाँ पे हुआ था ये? सेंट पॉल चर्च में, और ये पार्लियामेंट का नाम फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। चलो नीचे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन इस साल 110% आएगा। करना क्या होता है इसमें? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पूरे के पूरे अपने इवेंट्स को अरेंज करना होता है कि क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था। तो बताओ क्या पहले हुआ था, क्या बाद में हुआ था? नेपोलियनिक वॉर्स, जो नेपोलियन ने वॉर लड़ी थी अलग अलग कई जगह पे, वो। फिर ट्रीटी ऑफ विना, जब नेपोलियन हार गया था, याद है ना, कुछ कंट्रीज़ ने फिर ट्रीटी ऑफ विना किया था, यूरोप को बांटा था, फ्रांस को, ठीक है, फ्रांस को बांटा था अपने बीच, वो था ट्रीटी ऑफ विना। फिर ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, याद है ग्रीक स्ट्रगल थी इंडिपेंडेंस की, कुछ याद आ रहा है? यस। फिर स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर अपना लास्ट, जहाँ पर छोटे छोटे नेशंस थे जिसको स्लेव नेशंस बोलते थे, जो आपस में लड़ रहे थे, याद आया? तो अब अरेंज करो कि क्या पहले हुआ, क्या बाद में हुआ। तो इन सब में हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले नेपोलियनिक वॉर, तो सबको पता है सबसे पहले क्या हुआ था? नेपोलियनिक वॉर, ये तो 1 पे हो गया। फिर ट्रीटी ऑफ विना हुआ था जब नेपोलियन हार गया था, तो नंबर 2 पे ये ट्रीटी ऑफ विना, याद है ना, जब नेपोलियन हार गया तो कई सारी कंट्रीज थी जिनको मैंने कैसे याद कराया था? बी प्राक। बी प्राक से क्या मतलब होता है? अरे जो अपना बी प्राक सिंगर है, तो बी से ब्रिटेन, पी से प्रशिया, आर से रशिया, ए से ऑस्ट्रिया, और के से मेरा मतलब है कि किल्ड हुम, किल्ड नेपोलियन। इन्हीं लोगों ने मिलकर नेपोलियन को मार दिया था, ठीक है। किसने बताओ? ब्रिटेन, प्रशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है। फिर अब ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये ऑफ कोर्स हमें पता है। बताओ ये पहले हुआ था ग्रीक स्ट्रगल या स्लेव नेशनलिज्म इन ऑटोमन एम्पायर? हमने क्या पहले पढ़ा है बताओ? सबको पता है कि ऑटोमन एम्पायर वाली चीज़ सबसे लास्ट में हुई है, तो ये नंबर 4 और ये नंबर 3, यानी जिस सीक्वेंस में है 1 2 3 4 उसी सीक्वेंस में हुआ है। ऐसे क्वेश्चन तुम कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हो? जब तुम्हें किसी भी एक इवेंट की डेट मालूम हो, जब तुम्हें किसी भी एक इवेंट की डेट मालूम हो। जैसे यहाँ पर तुम्हें बताओ किसकी डेट मालूम है, जल्दी कमेंट करके बताओ। किसी भी एक इवेंट की डेट मालूम है? बताओ। हाँ यार, ट्रीटी ऑफ विना 1815 में हुआ था। ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस याद है, जब स्टार्ट हुई थी तो एंड कहाँ पे हुई? 1832 में, जब ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल साइन हुआ। फिर स्लेव नेशनलिज्म तो बहुत बाद की बात है, बहुत ज़्यादा बाद में हुआ। और नेपोलियनिक वॉर्स तो बहुत पहले हो गया था, अर्ली एजेस में, ठीक है। जब नेपोलियन आया तभी वो वॉर्स लड़ रहा था कई जगह पर। तो ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आ जाओ नीचे, अगला क्वेश्चन नंबर 26, ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन 26 ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? वही करना है, अरेंज द इवेंट्स ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन इन अ सीक्वेंस, ठीक है। ये जो इवेंट्स है ना, किसके बारे में है? यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन के बारे में। इसको एक सीक्वेंस में अरेंज करो कि सही सीक्वेंस क्या था। पढ़ा था ना हमने कि यूनिफिकेशन कैसे हुआ था। तो पहला क्या लिखा है? The English nation steadily grew in wealth, importance and power. A new British nation was forged through the propagation of dominant English culture. तीसरा, the English Parliament, which had seized power from the monarchy in 1688. 4. The Act of Union between England and Scotland happened. ठीक है, क्या? Act of Union. अब इन चारों में मैंने अभी ऊपर ही बताया कि अगर ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो तुम्हें किसी ना किसी एक चीज़ की डेट मालूम होनी चाहिए। एक्ट ऑफ यूनियन कब हुआ था? सबको पता है, 1707, ठीक है। और ये थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है? 1688। तो इससे इतना मालूम पड़ गया है हमें, एक सीक्वेंस इतना मालूम पड़ गया है कि थर्ड वाला पहले हुआ है किसके? फोर्थ वाले के, क्योंकि ये 1688 है, देखो ना, थर्ड वाले पॉइंट में 1688 है और ये 1707 है, तो ऑफकोर्स ये इवेंट पहले हुआ होगा। तो थर्ड पहले है फोर्थ के, इतना मालूम पड़ गया। अब आप पढ़ते हैं थर्ड है क्या? द इंग्लिश पार्लियामेंट विच हैज सीज्ड पावर फ्रॉम मोनार्की इन 1688। फोर्थ ये एक्ट ऑफ यूनियन है। फर्स्ट क्या है? द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। और सेकेंड वाला पढ़ो, ये एक लास्ट वाला मालूम करना बड़ा ज़रूरी होता है। ये सेकेंड वाला ही मुझे लास्ट लग रहा है, क्यों? क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या दिया है? अबाउट इवेंट्स अबाउट यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन। तो यूनिफिकेशन ऑफ ब्रिटेन का लास्ट स्टेप क्या होगा? कि एक ब्रिटिश नेशन बन गया, वही लिखा है, अ न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स्ड टू द प्रोपेगेशन ऑफ अ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। क्या मतलब कि नंबर 2 क्या है? लास्ट। ये सेकेंड वाला जो है ये लास्ट में होगा, ठीक है, इतना मालूम पड़ गया। अब फर्स्ट वाला पढ़ लेते हैं, सेकेंड भी मालूम पड़ गया। अब पहला वाला पढ़ो, द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रू इन वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। ये कब हुआ था बताओ? क्या ये एक्ट ऑफ यूनियन के पहले हुआ था? सबको पता है कि एक्ट ऑफ यूनियन हो, चाहे इंग्लिश पार्लियामेंट ने जब पावर सीज कर ली थी मोनार्की से 1688 में, उसके पहले जो इंग्लिश नेशन था ना, अरे हमने यूनिफिकेशन में क्या पढ़ा था? कई सारे छोटे छोटे आइल्स थे, यानी आइलैंड्स थे, कई सारे आइलैंड्स थे, ब्रिटिश, स्कॉटिश, वेल्स, इंग्लिश, सब कुछ। तो क्या था?
जो इंग्लिश वाला था वो ग्रो करने लग गया था स्टडीली। तो ये तो नंबर 1 पॉइंट है। ये क्या है? नंबर 1 पॉइंट है सबसे पहला। क्या? फर्स्ट वाला फर्स्ट है, तो फर्स्ट वाला फर्स्ट है, सेकंड वाला लास्ट है और 3 4 बीच में है। यानी सीक्वेंस क्या बन रहा है हमारा क्लियरली यहाँ से लिख के 1 3 4 2। क्या बन रहा है? 1 3 4 2। यही एक ऑप्शन सर्च कर लो, ऑप्शन नंबर डी 1 3 4 2। चलो ये भी क्वेश्चन अपना हो गया। अब अगला क्वेश्चन है बड़ा मज़ेदार कि यार बड़ा सिंपल क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन आता है और बहुत इजी है। हाईलाइट द वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस दैट फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग फ्रेंच पीपल। कि फ्रेंच आर्मीज जो आई थी उन्होंने ऐसा क्या क्या किया था मीजर्स कि जिससे लोगों में यूनिटी आए। बस इसको ही पॉइंट वाइज लिख दो। फॉलोइंग आर द वेरियस मीजर्स एंड प्रैक्टिसेस। क्या क्या वेरियस मीजर्स और प्रैक्टिसेस थे? पहला, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। नया फ्लैग आ गया था। सेकंड, स्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन, मैंने बताया ना सबको वोटिंग राइट नहीं था, एक्टिव सिटीजन वोट करते थे। स्टेट जनरल बनता था और रीनेम कर दिया गया था उसको नेशनल असेंबली। थर्ड, न्यू हिम्स वर कंपोज्ड, ओथ्स टेकन एंड मार्टियर्स कमेमोरेटेड। मतलब कि न्यू हिम्स बनती थी, नए गाने बनते थे, ओथ्स ली जाती थी और जो भी मार्टियर थे उनको सेलिब्रेट किया जाता था। अगला, फोर्थ, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, मतलब द फादरलैंड। जैसे हमारे यहाँ पे है ना भारत माता, द मदरलैंड, तो वहाँ पे क्या था? ला पैट्री, द फादरलैंड, एंड ले सिटीजन, द सिटीजन। emphasize the notion of a united community enjoying equal rights under a constitution। तो ये 4 चीज़ की गई। 2 और है, याद रखना। 5वां कि इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ हटा दिए गए थे, एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया था वेट्स एंड मीजर्स का। और 6वां लास्ट पॉइंट कि रीजनल डायलैक्ट्स हटाए गए और बोला गया कि फ्रेंच को पॉपुलराइज करो। फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, पेरिस में लिखते थे, बिकेम द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज। अब इन 6 पॉइंट्स को याद करने का मिमोनिक है फैक्टिल, FECTIL, जिससे एक एक पॉइंट हो जाएंगे। F से फ्लैग है, बाकी इस तरह नीचे ECTIL का फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है। पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और ये मिमोनिक से पूरा आंसर याद कर लो क्योंकि एग्जाम में आएगा ही आएगा। नाउ लास्ट क्वेश्चन जो कि एक बड़ा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 28। क्या है? देखो कि इसमें ये जो इमेज है किसकी? सबसे पहले तो बताओ, जर्मेनिया की। अरे 2 एलेगरी थी ना, एक जर्मेनिया और एक मैरियन्ने, फ्रांस वाली। तो ये हमारी जर्मेनिया है, जर्मनी की। ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? सबको पता है हीरोइज्म एंड जस्टिस, साफ साफ लिखा हुआ है एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि इसकी ओक लीव्स हैं, स्वार्ड है, क्राउन है। तो ये सब क्या दिखाता है? हीरोइज्म एंड जस्टिस। ठीक है, इसी के साथ हमने खत्म कर दिए नेशनलिज्म इन यूरोप के सारे क्वेश्चन 28 तक हो गया है स्वाहा। बट हमें यहाँ पर रुकना नहीं है क्योंकि हमें करने हैं टोटल 101 कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंप्लीट साथ मिलके। और इसीलिए अगली वीडियो में आने वाले चैप्टर्स के क्वेश्चंस रहेंगे, वो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये तो चैप्टर वाइज हम कर रहे हैं, बट पूरा एक पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है, यानी सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है, वो भी ऐरा गहरा नहीं। ऐसे सैंपल पेपर अपनी स्क्रीन पे देखो जो बेस्ड हैं सीबीएसई के लेटेस्ट पैटर्न पे। साइड में तुम्हें मिल जाते हैं चैप्टर बॉक्स, जहां पे टिक मार्क कर सकते हो कौन से चैप्टर का क्वेश्चन तुमसे हो रहा है, कौन से चैप्टर का नहीं हो रहा है। ऐसे 18+ सैंपल पेपर्स मिलते हैं बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न, और एक सैंपल पेपर के मिल जाएंगे तुम्हें वीडियो सॉल्यूशंस। और वो मैंने नहीं सॉल्व करवाए हैं, किसी और टीचर ने नहीं करवाए हैं, इंस्टेड वो वीडियो सॉल्यूशन बनाए हैं लास्ट ईयर के सीबीएसई टॉपर्स ने। ये सब कुछ तुम्हें कहां पर मिलेगा? एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव बैच फॉर क्लास 10th विद द नेम 99% सैंपल पेपर्स, जहां 18+ सैंपल पेपर्स, वीडियो सॉल्यूशंस, टॉपर शीट्स और 30+ रिवीजन शीट्स मिल जाती है बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे। कहाँ एक्सेस कर सकते हो? पढ़लक्ष्य ऐप इंस्टॉल कर लो, वहां मिल जाएगी ये बैच, या फिर वेबसाइट पढ़लक्ष्य.com पर भी ये बैच मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड एक चीज याद रखना कि ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी तुम्हारी क्लास 10th के लिए इस साल। तो बस जाके बैच एक बार चेक जरूर करना एंड नोटिफिकेशन छेड़ देना कि अगली कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम इस चैनल पर साथ मिलके करने वाले हैं इस साल 10th स्वाहा। लव यू ऑल, नोटिफिकेशन छेड़ दो एंड जा पढ़ ले।